अच्छा होता। प्रधानमंत्री जी कहते हैं बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, बीएचयू की घटना हुई है, किसके समय हुई है? स्कूल में कॉलेज की बात है ना। ये बेटी का निकलना मुश्किल हो गया, उसके साथ अन्याय करने वाले कौन थे? भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के। हाथरस की घटना, बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार किस सरकार में कर दिया गया? उन्नाव की घटना किस सरकार में हुई? बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं। पहलवान महिलाओं की घटना किस सरकार में हुई है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले यार, देखो किस तरह से दो चेहरे हैं इनके। आपको दिखाता हूं दो चेहरे। एक तरफ कहते हैं मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ये टीडीपी के साथ वहां पे सत्ता वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। वो 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कर रही है, क्यों नहीं आप वहां विरोध करते? तब तो आप उनके साथ सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं। जेडीएस ने 4% मुसलमान रिजर्वेशन की बात की, तब तो आप उनके साथ चुनाव लड़ते हैं। कमाल की बात करते हैं। यही हाल इनका है, सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पे, इनको कोई लेना देना नहीं है। पीडीपी के साथ भी सत्ता बना ली थी इन्होंने कश्मीर में, जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे। दूसरी बात, इनसे पूछिए, ये जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, बार बार लालू जी का नाम लेते हैं। लालू जी ने बोला नहीं, धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं होता है। और हम लोग सभी कहते हैं धर्म के नाम पर यहां पर आरक्षण नहीं है। लेकिन आप मंडल आयोग, जब यहां मंडल आयोग लागू हुआ था, कौन था? बीपी सिंह की सरकार किसने गिराई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। जब 27% रिजर्वेशन उन्होंने दिया, और बीपी सिंह की सुने, मैं पूछ रहा हूं किसकी बात कर रहे हैं आप? एसटी हसन। बड़ा टप से आप सवाल पूछ लेते हैं विपक्ष से। बीजेपी वाला बोल रहा तो साफ सुन गया था क्या? चुपचाप सुन रही? ठीक है, मुझे सुन गया, मान लिया। लेकिन अभी मैंने आपसे पूछ लिया ना, ये आप लोगों का सर देखिए, ये आपने नेचर बना लिया है। अगर मैं सवाल पूछूं तो आप उस सवाल से बचने के लिए ये कह देते हैं। ये बहुत पुराना हो गया है सर, बहुत पुराना खेल हो गया है। एसटी हसन साहब ने क्या कहा याद है आपको? पूछे जवाब। अरे पूछे ना, अब मैं जवाब दूं? शायद आप भूल गए हैं। किसी भी पार्टी में पार्टी ने इंडोर्स किया क्या? पार्टी ने बोला क्या? जबरदस्ती। हमने तो बोला आपके यहाँ संविधान बदलने की बात की, लालू आप समझा रहे हैं ना, तो मैंने कहा अगर यहीं बैठ के समझा रहे हैं, अपने नेता को भी समझा लेते। जब ऐसे बयान आते हैं तो निजी बयान क्यों हो जाया करते हैं सर? तो आप समझाइए ना लल्लू को। अरे लल्लू सिंह को समझाइए ना, फिर आप बीच में बोलने लगे। अरे आप जवाब ले लीजिए ना। लल्लू सिंह को समझाया क्या उन्होंने? ममता बनर्जी पर बोल दीजिए। जब वो 33 नई जातियों में 33 मुस्लिम समुदाय के लोगों को जोड़ देती हैं, क्या वो ठीक कर रही हैं? आपके साथ है ना, आपने साथ की बात कर दी ना कि वो 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिनके साथ बीजेपी सत्ता बनाना चाहती है। तो आप अगर उस लोलुपता में नहीं है तो ममता बनर्जी ने जो किया वो ठीक किया कि नहीं किया? अरे सुन तो लीजिए। अरे सर सवाल पूछ लूं कि सुनूं केवल? देखिए आपकी हिम्मत तो नहीं उधर नहीं पूछ सर, मेरी हिम्मत पे सवाल उठाने के लिए आप नहीं है, ठीक है? मेरी हिम्मत के लिए आप सवाल नहीं उठाएंगे, और आपने मेरी हिम्मत देखी भी नहीं। अनुराग भदौरिया प्लीज आपकी हिम्मत तो नहीं है बीजेपी से लड़ने की, मुझसे लड़ सकती है, डाइवर्ट कीजिए अनुराग भदौरिया। जवाब दे सकते हैं तो मैं आपसे सवाल लूं। आरोप लगाने हैं, कीचड़ उठाना है, तो इसके लिए ये मंच नहीं है आपको। मैं माफी के साथ रोक रही हूं। हल्ला मचा रही है? जवाब दे रहा हूँ, हल्ला क्यों मचा रही है? एजेंडा क्यों चला रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ, हल्ला मचाने लग गए आप। सर अब आप ये तय करेंगे एजेंडा क्या चल रहा है? सर मत कीजिए अनुराग भदौरिया, मैं नहीं ले पाऊंगी आपसे जवाब। आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। अपने ही चैनल में बैठ के मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी सर। बोलने दीजिए ना। मैंने अरे आप बोलने तो दीजिए भाई, हो गया आपका सवाल सुन लिया। आप शब्दों के चयन को ठीक रखिए, उसके बाद अपनी बात ठीक है बोलने दे। तो आप भी शब्दों के साथ जितनी विनम्रता से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। हल्ला मचाने लगे आप, हो गए। अच्छा अरे सुन तो लीजिए जवाब। देवी जी मेरा जवाब तो सुन लीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी ना, सवाल आप पूछ सकते, लेकिन मैं जवाब दूंगा, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं जवाब देने की, क्योंकि मैं जनता के प्रति उत्तरदायित्व हूं। बीजेपी नहीं है और आप भी नहीं है। सुनिए, मैंने आपको बोला रिजर्वेशन की बात है, आप ममता दीदी की बात कर रहे हैं। गुजरात में 22 जातियां ऐसी हैं मुस्लिम समाज से आती हैं, क्या उसमें ओबीसी में इन्होंने नहीं दिया हुआ है क्या रिजर्वेशन सेंटर में? बताइए नहीं दिया है तो हमें बताइए आप। बिहार से अभी 27 जातियां हैं जिनको ओबीसी में रिजर्वेशन है, मुस्लिम का दिया है कि नहीं? बताइए आप। जेडीयू के बैठे हैं यहाँ पे, नाम पढ़ के बताऊं मैं? तो सवाल ये उठता है कि जब ये तो ओबीसी के अंदर की बात हो रही, जो ओबीसी में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब टीडीपी के साथ 4% मुसलमान रिजर्वेशन की बात करते हैं, तब क्यों नहीं सवाल इनसे पूछा जाता? पूछे, आपकी हिम्मत है तो पूछे। आप मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूछे आप टीडीपी के साथ ये क्यों है? पूछे आप 4% रिजर्वेशन देने की बात करें, जवाब नहीं दे रहे। आप उनकी कमियों को गिनाकर अपनी शर्त को साफ नहीं रख सकते। मैं जब आपसे ये पूछ रही हूँ कि ममता बनर्जी ने जब 33 नई जातियों में 33 मुस्लिम समुदाय को जोड़ा, आप उसको सही मानते या नहीं मानते? मेरा सवाल समझिए पहले। चीखते रहेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप।
अरे मैंने तो आपसे बता दिया कि टीडीपी आप हिम्मत दिखा दीजिए सर, आप हिम्मत दिखाकर जवाब दे दीजिए। आपसे तो हिम्मत हो नहीं पा रही, आप बैठकर यहाँ हिम्मत की बात कर रहे हैं सर। हो गया ना, देखिए अनुराग भदौरिया मैंने जवाब दे दिया आपको, जवाब दे दिया कि हम लोग ऐसा संविधान होता को नहीं मानने मेरी वाले चर्चा लोग हैं, न्यायपालिका को मानने वाले हो, संविधान सम्मत जो बात होगी उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। संविधान सम्मत जो बात होगी हम खड़े दिखाई देंगे। हम आपकी तरह ये नहीं कि विपक्ष को टारगेट करेंगे। आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछिए। सुन लेंगे सर, सुनेंगे। अरे आप पूछ ही नहीं पा रही सत्ता पक्ष से सवाल, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों खींच अरे नहीं पा अपना रही? जवाब आप डर रही है सत्ता पक्ष से पूछने में, तो खींच मुझ पे नहीं है सर आपके पास जवाब। मैं समझ रही हूँ मजबूरी अनुराग भदौरिया जी, ठीक है, ठीक है सर, मैं समझ गई अनुराग भदौरिया। एक दो लाइन रट के आइए, उन्हीं को केवल चैनल पर बोलते रहिए और ये बोलिए कि उनसे सवाल नहीं पूछ रहे, हमसे सवाल। आपको तकलीफ इस बात से कि आपसे सवाल ही ना पूछूं मैं। आप हिम्मत नहीं ठीक है पा रही सर, हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, बेरोजगारी, किसान समस्या, महिला समझ गए अनुराग भदौरिया जी। वक्त जाया कर रहे हैं आप, वक्त जाया कर रहे हैं। इनकी आवाज कम कीजिए, इनकी आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए इनकी। ठीक है, मत दीजिए जवाब सर, पूरा मौका मैंने आपको दिया, देश भी देख रहा है। अपनी चीजों से आप कैसे बचते नजर आ रहे हैं। सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि उनसे सवाल नहीं पूछ रहे, आपसे सवाल पूछ रहे उसका जवाब दे रहे हैं क्या आप? आवाज कम कीजिए उनका। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस पर जरा जवाब दीजिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए वहां आप गठबंधन करके बैठे जो 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की, वो सीधे तौर पर सवाल पूछ रहे हैं कि आप भी सत्ता के लिए सबके साथ आ जा रहे हैं, जहां आपको अपना फायदा दिख रहा है वहां चले जा रहे हैं। जी देखिए, हम धर्म के आधार पर आरक्षण का हर जगह विरोध कर रहे हैं। हम टीडीपी की इस राय का भी विरोध करते हैं और हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया तो अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। आज पीडीपी के साथ कौन खड़ा है? आज पीडीपी इंडिया अलायंस में है ना। जिस पीडीपी को ये देशद्रोही बता रहे हैं, उस देशद्रोही के साथ उसको इंडिया अलायंस में क्यों लिया? अगर वो इंडिया अलायंस के देशद्रोहियों का बात कर रहे हैं, आप अभी भी उनके साथ हमारा खुला, हम बिल्कुल हम नहीं लागू होने देंगे। हम लागू ही नहीं होने देंगे, इसलिए जब वो ये हम नहीं लागू होने देंगे, तो मैं बिल्कुल नहीं लागू होने देंगे, हम बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। अर्पिता जी बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे, बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू होने देगी। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तमाम जनसभाओं में ऐलानिया कहा है कि जब तक मैं जीवित हूँ धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू होने दूंगा। सवाल उठता है कि आप पीडीपी के साथ भी के जिनसे साथ हम उसको अस्वीकार करते हैं। आप इधर भी गठबंधन करके बैठे हैं, 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम साथ हैं लेकिन हम लागू नहीं होने देंगे। वो दूसरे वादे कर रहे हैं, आप दूसरे वादे कर रहे हैं, तो फिर साथ होना क्यों जरूरी? अर्पिता जी बहुत अच्छा प्रश्न है, अर्पिता जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, अर्पिता जी बहुत अच्छा प्रश्न है। हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया, हमने वहां पर जो है पीडीपी की सरकार गिराई और वहां अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया। अनुच्छेद 370 संशोधित करने के लिए जो पूर्वाभ्यास करना चाहिए था, उस पूर्वाभ्यास के लिए हमने किया गठबंधन। और हम ये निश्चित कहते हैं कि हम टीडीपी की इस हसरत को पूरी नहीं होने देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण हम किसी को भी लागू नहीं करने देंगे। क्यों है आप? जी, तो हमारी भी तो खुली हसरत है ना, हमारी हसरत भी खुली है ना, वो हमारे साथ क्यों है? हमारी हसरत भी खुली है, हम भी ऐलानिया कह रहे हैं होने देंगे और हम केंद्र में बैठे हैं, हम नहीं होने देंगे। हमको क्या चिंता है? हमने पीडीपी की हसरत पूरी होने दी क्या? हमारी हसरत पूरी हुई। अनुच्छेद 370 संशोधित करना हमने किया, पीडीपी की हसरत पूरी होने पाई क्या? उन्होंने कहा था कि इस देश में तिरंगा अगर अनुच्छेद 370 संशोधित हो गया, कोई तिरंगा ध्वज कश्मीर की घाटी में नहीं फहरा पाएगा। हमने चप्पे चप्पे में तिरंगा फहराया। ये सत्य है कि नहीं है? तो हमने जो चाहा मोदी जी के नेतृत्व में किया। सर यानी कुल मिलाकर तो ये है ना, हर राजनीतिक दल जहां अपना फायदा देखेगा वहां ये करके दिखाती है, चाहे वो किसी के साथ ही जुड़ने की बात हो। फिर आप ये सवाल नहीं उठा सकते गठबंधन पर कि देखिए उनकी विचारधारा अलग है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ क्यों आ गए, वो सब फिर वो भी साथ आ सकते हैं। जब आप साथ हैं तो वो भी साथ हो सकते हैं ना, गलत क्या है? फिर नहीं आए हुए है ना, नहीं आए हुए नहीं, तो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण देने नहीं देंगे, साथ आप उनके चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने स्पष्ट कर दिया हम नहीं करने देंगे। सर ये फिर साथ कैसा, मैं ये नहीं समझ पा रही ना। पिताजी हमारे तो प्रधानमंत्री जी ऐलानिया कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी ऐलानिया कह रहे हैं, जब मुद्दे सेम नहीं है फिर भी साथ चल रहा है। चलिए राजीव रंजन, हम कह रहे हैं हम नहीं करने देंगे, हम तो हम रोकेंगे, ठीक है, हम रोकेंगे, ये तो राजीव रंजन जी। मैं कोई अनुराग भदौरिया तो कैसा साथ है सर कि मैं आप पर आरोप लगाने लगूंगा? ये कैसा साथ है सर? क्योंकि साथ तो आप ही हैं, ऐसा तो नहीं आपने कोई मुद्दा कहा हो बाद में कहते हैं भाई साथ तो है, लेकिन आपके अपने मुद्दे हमारे अपने मुद्दे।
आपका सवाल मुझसे है? जी राजीव जी। अर्पिता जी, आपका सवाल मुझसे है? जी जी राजीव जी, आपसे। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, गठबंधन राजनीति में कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं जब दोनों दलों की प्राथमिकताएं अलग हो, लेकिन अब ये आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होना है। देश के समक्ष इंडिया ने भी अपनी बातें रखी, एनडीए ने भी अपनी बातें रख दी, और एक तरफ एक विराट व्यक्तित्व जो एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं, उनके सरकार की बेशुमार उपलब्धियां हैं, जनता के जीवन में आया हुआ क्रांतिकारी बदलाव है, अनेक राज्यों में जो उनके सहयोगी दल हैं उनकी प्रभावकारी भूमिका है कि उस लक्ष्य के करीब पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। दूसरी तरफ युद्ध शुरू होने के पहले ढेर हो चुकी इंडिया की सेना है। सेना नायकों का लगातार पलायन, अलग अलग पार्टियों में जिस तरह का बिखराव इस चुनाव के दौरान कांग्रेस से लेकर के तमाम इंडिया के चलिए, मुझे यार देखिए, एक बात जो स्पष्ट समझ आती है कि हर राजनीतिक दल अपना नफा नुकसान तौल कर, समझ कर, जान कर अपने हिसाब से अपने रुख को मोड़ लेती है।